नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे व्याकरण के टॉपिक नंबर 2 पर। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो की थी जिसमें हमने संज्ञा और लिंग और वचन पर बात किया था। ठीक है, आज हम कारक और सर्वनाम पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो भी आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। और जैसा आपका प्रश्न का स्वरूप होने वाला है कि कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज़ जो हमारे पेपर से जुड़े हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले हम अपना कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लें कि आखिर जो प्रश्न है वो बनता कहाँ से और कैसे बनता है ना, वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। कारक संज्ञा या सर्वनाम के, देखिए यहाँ पे जो परिभाषा है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि परिभाषा जो है अब प्रश्न में सीधे सीधे परिभाषा दे देता है और ये पूछता है कि ये परिभाषा किसकी है, किससे जुड़ी है। ठीक है, तो वो आपको वो भी याद रखना ज़रूरी है। बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। मतलब कि जो शब्द किसी हमारे वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है या बताता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही क्या होता है, कारक होता है। क्रिया के साथ संज्ञा का जो संबंध बीच में जो शब्द जोड़ता है उसी को तो हम कारक कहते हैं ना। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि कारक को बताने के लिए जो चिन्ह लगते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बीच में या साथ में, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, ये भी पेपर में ऐसे प्रश्न पूछता है। पेड़ पर फल लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेड़ पर फल लगे हैं, तो ये पेड़ क्या है, हमारा संज्ञा है और फल के साथ संबंध जोड़ रहा है। ये कौन जोड़ रहा है, इसका जो है संबंध फल के साथ जुड़ रहा है, तो कौन, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पर कर रहा है, यहाँ पे पर है ना। इसी तरीके से पढ़ना है। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है, तो ये पर क्या हो गया, हमारा विभक्ति हो गया, ये मतलब कि कारक हो गया। ठीक है, हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, ये आपको याद ही रखना है कि हिंदी में कितने कारक हैं, 8। ठीक है, कारक जो है कर्ता और इसकी ये विभक्ति है, मतलब जो चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं ना उसी को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कारक करता है, तो कर्ता ने, इसका विभक्ति है कर्म को करण से या द्वारा। ठीक है, किसी काम के द्वारा। अभी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करके। संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, मतलब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ से लगाते हैं। ठीक है, संबंध काके की रा रे री। ठीक है, अधिकरण में पर विषय में, किसी भी विषय में, ठीक है, संबोधन हे ओ अरे हाय, इस तरीके से हमें क्या है, ये है कारक और ये है इनकी विभक्तियाँ। ठीक है, चलिए 8 कारक हमने पढ़ लिए, अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक कारक को बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, यहाँ अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप अपना पेपर में 1 नंबर कटवा लेते हैं, है ना। इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रश्न, कोई भी प्रश्न आ जाएगा, हर एक प्रश्न इसी से जुड़ा होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। जो हमारा कर्ता कारक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं लगता ना। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता ने, मतलब किसी ने कोई काम किया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ना। रमा ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम करने का काम, मतलब यहाँ पे कौन है जो काम करने का कार्य कर रहा है, तो वो है रमा। मतलब रमा क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, रमा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मोहन खेलता है, अब यहाँ पर ने तो है नहीं, ने तो नहीं, लेकिन खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा, या ऐसे बोलिए मोहन ने खेल खेला। ठीक है, मोहन खेल खेलता है।
पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं या पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पे काम, हमें सिर्फ यहाँ पे कर्ता देखना होता है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, अगर वहाँ पर ने विभक्ति नहीं भी लगी है तो भी वहाँ पर कर्ता कारक होगा, क्योंकि हम वहाँ पर किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, काम अपने आप नहीं हो रहा, किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, इन वाक्यों में रमा ने पुस्तक पढ़ी, आपको यहाँ विभक्ति तो मिल गई थी, लेकिन इन दोनों में विभक्ति नहीं मिली है। ठीक है, रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है, मतलब इनके द्वारा क्या हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, इनके द्वारा क्या हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो बात करते हैं, मुझे लगता है कर्ता कारक आपको समझ में आ गया होगा। कर्म कारक की अगर बात करें, कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब जो कर्ता है, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट होता है और कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, वो अगर कोई काम करेगा तो उसका प्रभाव किसी ना किसी पर तो पड़ेगा ही ना, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म। ठीक है, कर्ता जिस पर कोई काम करता है उसका प्रभाव किसी और पर पड़ता है, किसी और वस्तु पर, व्यक्ति पर, वो कर्म होता है। ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, काम करने का प्रभाव पड़े या फल पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या है, मतलब इसका चिन्ह क्या है, को है। कर्ता ने कर्म को, हमें यहाँ पे साथ के साथ याद भी करना है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे कर्ता में ने का लोप हो रहा था, मतलब छुप जा रहा था, वैसे कर्म में क्या है, को का लोप हो जाता है, यानी छुप जाता है। उसने श्याम को पढ़ाया। अब यहाँ पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, चलिए यहाँ पर हम पहले कर्ता ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम पहले कर्ता पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसने श्याम को पढ़ाया, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है, उसने। ठीक है, राहुल ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब कौन हो गए, कर्ता हो गए। लड़की ने लड़के को देखा, तो लड़की देखने का काम कर रही है लड़के को, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया कर्ता। ठीक है, अब हम अगर कर्म की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें क्रिया का भी पता होना चाहिए। क्रिया क्या है, पढ़ाया, देखा, पकड़ा, पढ़ रहा। ठीक है, ये तो हमारी क्रिया हो गई। देखिए, जब यहाँ पर ये कर्ता हो गया, राम, लड़की और उसने, ये हो गए कर्ता, और पढ़ाया, देखा, पकड़ा, पढ़ रहा, ये हो गया काम, जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया। ठीक है, ये क्रिया हो गई। तो बचा यहाँ पर क्या बचा, कर्म बचा। कर्म क्या, किसको, उसने श्याम को पढ़ाया। तो श्याम को पढ़ाया, तो ये कर्म हो गया श्याम। लड़के को देखा तो लड़का हो गया कर्म। ठीक है, चोर को पकड़ा तो चोर हो गया कर्म। पुस्तक को पढ़ाना, राम पुस्तक को पढ़ रहा था। अब यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर को है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं कि राम पुस्तक को पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से, मतलब इस तरीके से वाक्य समझने की कोशिश करिए, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कर्म क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। ठीक है, राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसमें भी ये कर्म ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कहना या पूछने के लिए से का प्रयोग होता है, को का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर से लगा है। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि मोहन ने श्याम को पूछा, तो ये गलत है। राम ने रहीम को कहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाक्य का शुद्ध जो रूप है वो यही है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये कर्म कारक नहीं है। ठीक है, यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कर्म कारक ही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। अब इस साथ के साथ हम प्रश्न भी करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करण कारक की अब हम बात करते हैं। ठीक है, करण कारक की, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा के द्वारा है। यहाँ पर देखिए, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी के द्वारा किया जाता है ना, किसी के साथ किया जाता है। कोई साधन होता है, मतलब हमारे पास कुछ काम करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, और इसकी पहचान से के द्वारा होती है।
उदाहरण देखते हैं। श्याम गेंद से खेलता है। अब श्याम खेल रहा है, श्याम तो हो गया हमारा कर्ता, खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, मतलब कोई काम कर रहा है तो खेल रहा है, खेल क्रिया हो गया। अब जो यहाँ पे है से, यहाँ पर क्या है, से गेंद से खेलता है, ठीक है। तो ये गेंद से जो है ना, से क्या है, ये करण कारक है, ठीक है, जो गेंद और श्याम को जोड़ने का काम कर रही है, मतलब जो श्याम है गेंद से खेल रहा है, ठीक है। आदमी चोर को लाठी के द्वारा मारता है या लाठी से मारता है, बात एक ही है। मैं क्या है, सब्जी चाकू से काटती हूँ या मैं सब्जी चाकू के द्वारा काटती हूँ, तो जो हमारा काम करने का साधन है वो चाकू है। यहाँ पर काम हो रहा है चाकू से हो रहा है या के द्वारा हो रहा है, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो गेंद से खेल रहा है, लाठी द्वारा या लाठी से मारता है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई किसी वस्तु को किसी काम को करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर करक कारक होगा, मतलब वो हमारा कार्य करने का एक साधन बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी के लिए करेंगे ना, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है किसी के लिए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यहाँ पर देखते हैं, इसका कहने का तात्पर्य है, मतलब इसका कहने का अर्थ है इसमें कर्म कारक का चिन्ह को भी प्रयुक्त होता है लेकिन उसका जो है अर्थ के लिए होता है। हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो इसका जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो के लिए है, ठीक है। कमल मोहन के लिए गेंद लाया। कमल आपको पता है कर्ता हो गया, लाना हो गया क्रिया, ठीक है। मोहन के लिए गेंद लाया, गेंद हो गया वो कर्म हो गया, मतलब कि हमारा क्या हो गया, गेंद। गेंद किसके लिए लाया है, मोहन के लिए। तो यहाँ पर जो के लिए है ना, के लिए ये संप्रदान हो गया, मोहन के लिए इसने कुछ लाया है। हमने पढ़ने के लिए स्कूल, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, किस लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो ये के लिए जो है वो संप्रदान का काम कर रहा है। माँ बच्चे को मिठाई देती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया को, यहाँ पर को का अर्थ कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर को का अर्थ है संप्रदान, मतलब माँ बच्चे के लिए मिठाई लाई है, ठीक है, माँ बच्चे के लिए मिठाई लाई है तभी तो माँ बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है, ठीक है। हमें थोड़ा सा क्या करना है ना, उसको अपनी तरफ से थोड़ा सा सेंस लगाना है अपना कि यहाँ पर वाक्य कैसे काम कर रहा है, उस हिसाब से हम वहाँ पर कारक चिन्ह चुनेंगे, ठीक है। अपादान कारक की बात करते हैं। अपादान का अर्थ अलग होना होता है, यहाँ पर इतना ही याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अपादान कारक का क्या अर्थ होता है, अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना गया तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस वाक्य में भी हमें थोड़ा सा भी ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या कुछ अलगाव की बात हो रही है, एक वस्तु दूसरे से अलग हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं उदाहरण से। करण कारक की भांति अपादान का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। करण कारक में भी हमने से पढ़ा था ना, और अपादान भी से ही होता है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। कैसे देखते हैं। चिन्ह इसका भी से होता है करण कारक की तरह, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होता है। करण कारक में क्या होता है, सहायता होता है, जबकि इसका अर्थ लिया जाता है, जबकि अपादान में अलग होना होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है। उदाहरण देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। अब ये जो गंगा है, यहाँ से गंगा बह रही है, ठीक है, ये हमारा हिमालय है, ठीक है। तो जो ये गंगा है ना, ये हिमालय से अलग होने का काम कर रही है, निकल रही है, मतलब अलगाव कर रही है। कहाँ से, हिमालय से, हिमालय से निकल के दूर जा रही है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है और आगे चली जाती है, ठीक है, फिर आती है, फिर चली जाती है। अच्छा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब जो ये पत्ता है ना, वृक्ष से, जो ये पेड़ है हमारा, इससे जो पत्ता गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से गिरेगा नीचे, ठीक है। ये पत्ता गिर गया तो यहाँ से वृक्ष से पत्ता ना अलग होने का काम कर रहा है। वृक्ष से पत्ता नीचे टूट के गिरा तो वापस ऊपर जाकर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ना।
यह गंगा नदी वापस जाके हिमालय में तो नहीं मिल जाएगी एक बार निकली है तो, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, यहाँ पर क्या होगा कि जो घुड़सवार है वो घोड़े से गिर गया, मतलब जो यहाँ पर घोड़ा है और उसके ऊपर घुड़सवार बैठा है, तो वो अगर एक बार नीचे गिर गया तो वो घोड़े से अलग हो रहा है ना, घोड़े से अलग होने के अर्थ में इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपादान कारक हो गया। ठीक है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो इसको हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और भी गहराई से। ठीक है, चलिए संबंध कारक की बात करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। ठीक है, यहाँ पर संबंध बता रहा है हमें कि एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, के, की। ठीक है, का, के, की देखते हैं कैसे है। उदाहरण देखें तो कमल की किताब मेज पर है। किसकी किताब मेज पर है, कमल की। कमल की किताब मेज पर है। ठीक है, राम का घर दूर है। किसका घर दूर है, राम का। काकी की यहाँ पर जो बता रहा है राम का संबंध किताब से, नहीं, कमल का संबंध किताब से और राम का संबंध घर से बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, आसान तो लगता है देखने में, लेकिन जब पेपर में इससे जुड़े प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न ही हमें घुमा देता है, फिर पता चलता है कि अच्छा इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, इतना आसान टॉपिक था। अच्छा, अधिकरण कारक की बात करें। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर है। देखते हैं कैसे। हमें बस ये क्या रखना है, में पर। इनकी विभक्तियों का ध्यान रखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है, तो बस अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसका क्या है। अगर हम करण और अपादान की बात करें तो उसमें से है दोनों का चिन्ह, लेकिन दोनों क्या है, अलग है बिल्कुल। करण क्या है, थोड़ा सा सहायता के अर्थ में आ जाता है, और अपादान क्या है, अलग होने के अर्थ में आ जाता है। तो वहाँ पर अब ये ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए तो घर पर माँ है। माँ कहाँ है, घर पर है। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है। चिड़िया कहाँ है, घोंसले में है। अधिकरण का यही चिन्ह है, में पर। ठीक है, इतना ही अगर आप वाक्य में ढूंढ लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। सड़क पर गाड़ी है, गाड़ी कहाँ है, सड़क पर है। ठीक है, यहाँ पर घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। संबोधन की बात करते हैं अगर, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को पुकारते हैं या सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी संबोधन का होता है, संबोधन चिन्हाते हैं या संबोधन कारक होता है। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें पहचानना बहुत आसान होता है ये संबंध कारक को। ठीक है, देखिए खबरदार, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हमने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो हमारे वाक्य से थोड़ा सा अलग है ना। रीना को मत मारो। ठीक है, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी या फिर आश्चर्यजनक, आश्चर्यसूचक चिन्ह लगा होता है इसके लास्ट में। ठीक है, लड़के इधर आ जा, इधर आ। ठीक है, लड़के जरा इधर आ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सब वाक्यों में आश्चर्य सूचक या आश्चर्य बोधक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, इसी से हमें पहचान हो जाती है कि ये संबंध कारक का वाक्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न, अगर हम प्रश्न देखें कुछ इस तरीके के प्रश्न, तो दादी बच्चों को बुला रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दादी बच्चों को बुला रही है। अगर हम इसकी बात करें, रेखांकित कारक का नाम बताइए। किसको बुला रही हैं, बच्चों को। अभी हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को। ठीक है, किसको बुला रही हैं, बच्चों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्म कारक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है बताइए। भूखे को भोजन दो, अभी हमने बात की थी। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने बात की थी
ऊपर संप्रदान कारक होगा ये, ठीक है। भूखों को भोजन दो, अभी माँ ने बच्चे को मिठाई दी, कुछ इस तरीके से हमने वाक्य पढ़ा था, तो वहाँ पर को ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भूखे के लिए भोजन लाना है, भूखे के लिए भोजन लाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ ये है, सेंस ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो माँ बच्चे के लिए मिठाई लाई है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। इसी के आधार पर हमने वहाँ पर संप्रदान कारक किया है ना। इसी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, यही गलती हम करते हैं पेपर में, ठीक है। भूखे को भोजन दो, यहाँ पर इसलिए भूखे के लिए भोजन लाना है, तो हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। अब आगे देखिए तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर कौन बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। अब यहाँ पर वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि चिन्ह में और पर किसके चिन्ह होते हैं, अधिकरण के होते हैं, है ना। अपादान तो होगा नहीं, है ना, संप्रदान भी नहीं होगा, कर्म को होता है तो अधिकरण हो जाएगा, में पर इसका होता है चिन्ह। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति बतानी है हमें। अपादान याद करिए, अभी हमने बात की थी से, है ना। हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, सब्जी चाकू से कटती है, ठीक है। इस तरीके से जो है अपादान की विभक्ति है ना, अपादान कारक की विभक्ति से है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कारक, ठीक है। और नहीं आया है तो भी बताइए, तो हम दूसरी अलग से वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं सर्वनाम की, जो जुड़ा है हमारे संज्ञा से, जो है बहुत ज़रूरी है हमारे पेपर के लिए, ठीक है। इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और जो हमें कर देते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सब नामों के स्थान पर यहाँ बोला है, यहाँ इसने क्या बोला है, सब नामों के स्थान पर। बस हमें इतना ही याद रखना है, जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, जितने भी नाम हैं उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हमने संज्ञा में पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब उन्हीं सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, राम ने कहा कि राम बाजार जा रहा है, राम मेरे लिए खिलौने लाएगा, राम मेरे लिए मिठाइयाँ लाएगा, राम मेरे लिए कपड़े लाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बार बार राम 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 ना करके वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही तो है सर्वनाम, है ना। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। अब राम एक बार हमने अगर नाम ले लिया है तो दोबारा हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब नामों के स्थान पर, है ना। सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, मैं सीमा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। अब यहाँ पर जो तुम है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, आकाश के लिए। मोहन ने आकाश से ही तो पूछा था तुम कब आओगे, तो यहाँ पर ऐसे कहें, अगर हम यहाँ पर ऐसे कहें कि मोहन ने आकाश से पूछा कि आकाश कब आएगा या आकाश कब आओगे, तो यहाँ पर आकाश शब्द का या आकाश नाम का दो बार प्रयोग होने से वाक्य उतना शुद्ध या उतना उचित नहीं लगता जितना हम इससे बना लेते हैं, है ना। उपरोक्त वाक्य में वह मैं तुम सर्वनाम है, ये तो हम समझ ही गए, ठीक है। इस प्रकार से नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा समझ में आ गई। शुद्ध परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सब नामों के स्थान पर या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आपको पेपर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब नाम दे सकता है कि सब नामों के स्थान पर या नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है।
इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधे सर्वनाम पर टिक मार्क लगा देना है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण, मैं तुम वह यह वह कोई मैं तुम यह वह आप कोई कौन कोई इसका उसका तुम्हारा हमारा और आपका आदि सर्वनाम है। ठीक है, ये सब सर्वनामों में आते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेदों पर बात करेंगे हम। सर्वनाम के भेद, ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं कुल, और इनको हम याद कर सकते हैं। इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? हम अगर 6 शब्दों में बांटना चाहें इनको, तो हम अपना और सपना से याद कर सकते हैं। अपना और सपना से कैसे, देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखें अपना, अपना, सीधे सीधे अपना लिखते हैं, सपना लिखते हैं। ठीक है, अपना सपना क्या है? पेपर पास करना। अपना सपना क्या है? पेपर पास करना। अपना और सपना में कितने शब्द हैं? 6। तो अ से देखिए, अपना, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक। कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अपना हो गया। स से संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निजवाचक। ठीक है, इसमें हमें क्या है? 6 सर्वनाम के भेद हैं। अपना और सपना से 6 हमने सर्वनाम के भेद याद कर लिए। ठीक है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। जहाँ पर पुरुष और स्त्री शब्द का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ऐसा पुरुषवाचक से ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। पुरुष या स्त्री दोनों का बोध हो सकता है ना। जैसे मैं, हम, तू, आप, ये, वे, वह। ठीक है, ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें भी क्या गहराई की बात ये है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, और हमारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष से। प्रश्न क्या कहता है? 4 वो दे देगा हमें, 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन सा है, ये बताना है हमें। ठीक है, आपको वहाँ वह बताना रहता है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष में पहचान करनी रहती है। उत्तम पुरुष की बात करें तो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, कहते हैं। जैसे मैं हमेशा जो मैं की बात करते हैं, वो अपने आप को उत्तम समझते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं, है ना। ठीक है, समझते हैं ना, जो अपने आप को ही समझते हैं, वो उत्तम अपने आप को मानते हैं। मैं करने वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे याद रख लेते हैं कि जो मैं और हम हैं, ये है उत्तम पुरुष। मध्यम की बात करें तो ये बीच में आते हैं, मतलब मध्य में आते हैं। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है, मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो मैं हूँ, मैं यहाँ पर अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष। और आप, तुम या तू की बात करें तो ये मध्यम पुरुष हो गया। आप सुनने का काम करें तो सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, इससे समझ जाइए। तू, तुम, आप। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर आप पूछेगा। आप में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उत्तम मध्यम में आता है या अन्य में आता है। ठीक है, तो तू, तुम, आप जो है, आपको, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य जिसके संबंध में बात की गई हो वह अन्य पुरुष है। यह, वे। अब मैं और आप, मतलब मैं और तुम मिलके अन्य की बुराई करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं, तो वो अन्य पुरुष में आ गया। यह, वह, वे क्या कर रहे हैं, वे बहुत गंदे हैं, वह बहुत गंदा लड़का है। इस तरीके से हम अगर बात करें किसी अन्य की, अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं ना, अन्य किसी तीसरे की जो हमारे बीच में नहीं है। मैं और तुम, मैं उत्तम पुरुष, मैं बोलने वाला, और मध्यम पुरुष तुम, आप सुनने वाले, और अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं यह वह वे की। ठीक है, तो ये अन्य अलग से आ गई, 3rd पर्सन है, तीसरा है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अच्छा, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम और मध्यम पुरुष को प्रधान कहते हैं और अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। इससे जो भी प्रश्न आता है, एक बार आप अगर ध्यान से सुन भी लेते हैं ना, तो भी बहुत आपका बहुत, मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए।
निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक निश्चय मतलब कोई सर्टेन वस्तु, मतलब निश्चित है ये काम यहाँ पर हो ही रहा है, बिल्कुल निश्चित है ये, ठीक है। निश्चय से निश्चित हो गया, तो अगर कोई निश्चित बात हो रही है, निश्चित शब्द है, तो समझ लीजिए वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे यह अच्छा है, ये अच्छे हैं, वह बुरा है, वे बुरे हैं। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे निश्चित है कि यह जो है यह लड़का, हम इसी लड़के के बारे में बात करें, ये लड़के, हम इन्हीं जो क्लास में दो मेरे सामने ये लड़के बैठे हैं यही अच्छे हैं। अगर एक लड़का मेरे सामने क्लास में बैठा है यह लड़का, तो यही अच्छा है, वह बुरा है, वह जो पीछे डेस्क पर बैठता है वह लड़का बुरा है, वे बुरे हैं, पीछे जो लड़के ग्रुप बनाकर बैठे हैं वे लड़के बुरे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली, मतलब हम निश्चित हैं, बिल्कुल अपनी बात में श्योर है कि यह लड़का ही अच्छा है, ये लड़के ही अच्छे हैं, वह लड़का बुरा है या वे लड़के बुरे हैं, निश्चित हो गया है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की बात करें, हमारा तीसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में आपकी बात की थी, आप क्या था, मध्यम पुरुष था, तू, तुम, आप, ठीक है, तो वहाँ पे आप काम कर रहा था। और यहाँ पर जो आप शब्द है ये निजवाचक मतलब कि स्वयं काम करने के उपलक्ष्य में बात करता है, खुद, जिसका मतलब होता है सॉरी आप, तुम या स्वयं जो होता है शब्द वो निजवाचक है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे तो आप आजकल कहाँ रहती हैं, दूसरा वाक्य है मैं यह काम आप ही कर लूँगा। देखिए मैं यह काम आप ही कर लूँगा या मतलब है मैं यहाँ पर काम खुद ही कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, ठीक है। क्या तुम यह काम स्वयं कर सकती हो, तुम अपने आप यह काम कर लोगी, ठीक है। तुम स्वयं घर चली जाओगी। तो ये जो स्वयं है, अपने आप है, खुद शब्द है ना, ये है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ये है आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता है, क्योंकि ये जो है करता है, काम करने वाला है, वो कहाँ रहती है इसके बारे में पूछा जा रहा है उससे आजकल। लेकिन यहाँ पर मैं यह काम खुद कर लूँगा, अपने आप, तुम, वह, वे, वह अपना काम कर लेगी खुद। तो इस तरीके से ये निजवाचक की बात हो जाती है, ठीक है। पहले वाक्य में आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और दूसरे में क्या है, निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसके अर्थ में हो जाता है, ठीक है। संबंधवाचक की बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम की, जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है या संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो किसका काम कर रहा है, संबंध बताने का। वह लड़का, वह के बारे में, जो कल आया था, ठीक है, पढ़ने में तेज है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है बता रहा है संबंध उसके बारे में, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, ठीक है, उसी के बारे में। ये जो तीनों वाक्य अलग अलग हैं, ये एक ही लड़के की बात हो रही है, लेकिन ये जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है ना, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इससे पेपर में प्रश्न आ ही जाता है, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात ना हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में हमें निश्चित था कि ये लड़का अच्छा है, यही लड़का अच्छा है ना। और यहाँ पर हम देखें अनिश्चयवाचक में, जैसे कि कोई आया था, हमें नहीं पता कौन आया था, घर में कुछ नहीं है, घर में क्या कुछ नहीं है, कुछ दे दो। तो यहाँ पर कुछ का मतलब ये नहीं पता क्या दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ पहनने को दे दो, ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे दो, कितने दे दो ये नहीं पता, घर में कुछ नहीं है, वो बोल रहे घर में कुछ नहीं है, कुछ का मतलब क्या नहीं है ये नहीं पता। कोई आया था, कोई आया था मतलब कौन आया था ये भी नहीं पता। कोई आया था, दरवाजे का बेल बजा के चला गया, नहीं पता हमें कौन आया था, इसका मतलब ये है, ठीक है। कोई आया था नहीं पता, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है ये कि कौन आया था, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, तो प्रश्नवाचक, ये तो सबसे आसान है सर्वनाम में। प्रश्नवाचक हम चिन्ह देख लेंगे अगर, तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है या नहीं, बाकी तो हमें देखना ही नहीं है। यहाँ कौन है,
जो मुझे नहीं जानता, तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है। तो एक तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है और प्रश्नवाचक वाक्य ही हमारे सामने है। यहाँ कौन आया है, तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है ना। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं दूर दूर से, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगर हम प्रश्न देखें, प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों की बात करें। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द हमारा कहलाता है सर्वनाम। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है जो निश्चित होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, कुछ, यह या क्या। ठीक है। ये देखिए कौन और क्या तो प्रश्नवाचक हैं, कुछ अनिश्चयवाचक है, तो मतलब यह जो है ये है निश्चयवाचक। ठीक है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या क्या है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी बताई गई है, 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, यहाँ पे कुछ रेखांकित नहीं है, यहाँ पे कुछ के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, बताइए पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो क्लास हमारी कारक और सर्वनाम की है ना। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, आपके पेपर से जुड़ी है। जो भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आप आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।